So now the question is this, write the equation from the following graph. ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है जिसमें कोई गैस स्टेट ए से स्टेट बी तक जाती है। इनके कोऑर्डिनेट इस तरह से लिखे हुए हैं, ठीक है। हमें इसके लिए क्या करना है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना है ए से बी के लिए। वो लिखा नहीं, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 2, 10 और ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 8, 20। ये क्वेश्चन में गिवन है आपके पास में। आपको क्या लिखना है यहाँ पे, इक्वेशन लिखना है, ठीक है। हमें इसमें इक्वेशन लिखना है, ये इतना डेटा आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। तो व्हाट इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस इज वॉल्यूम एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है यहाँ पे, प्रेशर एक्सिस है ना। एक्स एक्सिस इज वॉल्यूम एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है बेटा यहाँ पे, प्रेशर एक्सिस है। समझ गए, एक्स एक्सिस इज वॉल्यूम एक्सिस एंड वाई एक्सिस क्या है यहाँ पे, प्रेशर एक्सिस है। इज इट क्लियर? हेलो, यस सर। यस सर। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपके पास फार्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। तो सबसे पहले हम लोग स्लोप देख लें। यहाँ पे y की जगह पे क्या जाएगा p और y1 की जगह पे क्या लिख दोगे आप 10। m अभी निकाल लेंगे और x की जगह पे क्या जाएगा v और x1 की जगह पे कितना हो जाएगा, इट इज 2, है ना। इट इज इक्वेशन नंबर 1 where m is slope y2 minus y1 upon x2 minus x1। तो y2 कितना दिया है, इट इज 20 minus y1 है 10 होल डिवाइडेड बाय 8 minus 2 इट इज 10 डिवाइडेड बाय 6। तो स्लोप कितना आ गया यहाँ पे 5/3 आ गया, है ना। तो वैल्यू पुट कर दो। तो फ्रॉम फर्स्ट, therefore फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से क्या निकल के आ गया यहाँ पे, इट इज p minus 10 स्लोप की जगह पे 5/3 एंड इट इज v minus 2 और रीअरेंज कर दो। तो p इक्वल्स टू 5/3v माइनस 5 2 10/3 एंड इट इज प्लस 10। तो फाइनली यू हैव द आंसर 5/3v 30 में से 10 गया 20 प्लस 20/3। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये फाइनल आंसर आ गया यहाँ पे इक्वेशन का, ठीक है। मतलब ए से बी के लिए जो स्ट्रेट लाइन बन रही है उसकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये रहेगी, ठीक है। क्लियर हो गया? हेलो, क्लियर हो गया क्या? यस सर। ओके, मैं रुका हुआ हूँ। आप लोग, एक ग्राफ बना हुआ है, आपको स्लोप फाइंड आउट करना तीनों रीजन की, कि यहाँ पर की स्लोप कितनी है, फिर ये वाले पोर्शन की स्लोप कितनी, फिर ये वाले पोर्शन की स्लोप कितनी है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। समझ गए कि नहीं? तो सबसे पहले ओ से ए की स्लोप हम लोग देख लें, कितना आएगा बेटा। ओ से ए की स्लोप निकाल सकते हो कि नहीं निकलेगा? ओ से ए की स्लोप क्या फार्मूला लगाओगे, क्या फार्मूला लगाओगे? y2 minus y1 upon x2 minus x1। अभी डायरेक्ट लिखना चालू कर दो। जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये सपोज वाई एक्सिस है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख दें यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग देख लें स्लोप ऑफ ओ ए रीजन m इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है। बट tan थीटा की जगह पे आप फार्मूला सीधा सीधा लगाओ। यहाँ पे आप लिखोगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या फिर ये हो जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, बराबर है। वैल्यू पुट करते हैं अपन, कोई भी दो वैल्यू ले लो। जैसे यहाँ पर की वैल्यू लेते हैं अगर अपन, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो कितना आएगा, क्योंकि ये नोन वैल्यू वाली नोन वैल्यू नहीं है। तो ये वाला कोऑर्डिनेट रहेगा आपका 10, 40 और ये वाला कोऑर्डिनेट रहेगा 0, 0। सो नाउ इट इज 40 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 0 एंड आंसर इज +4। तो यहाँ पर के रीजन की ये स्लोप है। अगर आप इसकी यूनिट भी देखना चाहोगे तो यूनिट भी निकल जाएगी इस स्लोप की, निकलेगी कि नहीं? यूनिट भी निकल के आएगी, क्योंकि इसकी यूनिट क्या है यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट है ना। इनकी जो यूनिट है ये मीटर पर सेकंड है और इसकी यूनिट क्या है, सेकंड। सो आंसर इज +4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती, बता सकते हो क्या? एक्सेलरेशन। यस,
तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप से क्या पता चल गया आपको, एक्सीलरेशन पता चल गया, है ना। अच्छा, ए बी पार्ट की स्लोप अगर देखोगे तो कितनी आएगी बेटा, ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा, इट इज 20,40, और ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा 25,0, है ना। तो स्लोप ऑफ ए बी पार्ट ये किसके बराबर जाएगा, m इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दूं मैं फिर से फार्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, v2 माइनस v1 अपॉन d2 माइनस d1। वैल्यू पुट कर दो बेटा, v2 कितना है 40 माइनस 40 इन मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय कितना है यहाँ पे 20 माइनस 10 इन सेकेंड, तो इट इज 0 डिवाइडेड बाय 10 एंड व्हाट इज द आंसर 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अब ऐसी कौन से पार्ट की स्लोप निकाल लो आप, स्लोप ऑफ बीसी पार्ट। हाँ बोलो, डायरेक्ट निकाल सकते हो क्या बीसी पार्ट की स्लोप बिना फार्मूला लिखे, डायरेक्ट बता सकते हो क्या बिना फार्मूला लिखे, बीसी पार्ट की स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बीसी पार्ट की स्लोप पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, बीसी नेगेटिव। हाँ, बीसी पार्ट की स्लोप अगर फार्मूला लगाओगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, v2 माइनस v1 अपॉन d2 माइनस d1, तो ये सॉल्व करने पे आएगा, देखो यहाँ पे है 0, 0 माइनस 40 अपॉन 25 माइनस कितना 20 बराबर है, तो आंसर विल बी माइनस 8 पर सेकेंड डिवाइडेड बाय प्लस 5 सेकेंड, तो सॉल्व करने पे कितना आएगा -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द स्लोप ऑफ दिस पार्ट। तो बीसी पार्ट की स्लोप नेगेटिव आई है, और ए बी पार्ट ओ से ए पार्ट की स्लोप क्या है, ओ से ए पार्ट की स्लोप पॉजिटिव पॉजिटिव है, बराबर है, समझ गए। कोई डाउट बेटा इस पे, हो सर, किसी को भी कोई डाउट है क्या, बोलो जल्दी से। नो सर। तो नो सर। सर हाँ बोलो। सर एंगल वाली में एंगल भी ठीक है, एंगल से निकाल सकते हो, लेकिन अगर 2 पॉइंट दिए हो तो ऐसे निकाल लो, क्योंकि अगर यहाँ पे तुम tan थीटा वाली मेथड लगाओगे तो ये एंगल से कैसे निकालोगे, फिर अंदर का एंगल लेना पड़ेगा, जबकि इसकी स्लोप नेगेटिव है और इसकी स्लोप पॉजिटिव है, ये स्लोप कैसी है यहाँ पे 0, तो 2 कोऑर्डिनेट से निकालोगे आसान पड़ेगा आपके लिए, और साइन की भी गड़बड़ी नहीं होगी, है ना, नहीं तो फिर आप उसमें मैथमेटिकल लगा के करोगे तो उसके लिए थोड़ा और अभी आपको पढ़ना पड़ेगा, तो फिर आप जल्दी प्रिडिक्ट कर पाओगे। आप अंदर का एंगल लगा लो tan थीटा में, लेकिन यहाँ पर की स्लोप क्या है ये वाले पोर्शन की नेगेटिव है, तो फिर उसमें माइनस का साइन नहीं आएगा अगर आप ये वाली साइड और ये वाली लेते हो, वैसे यहाँ अंदर का एंगल लेते हो, है ना, साइड से अगर निकालते हो तो फिर वहां पे गड़बड़ हो सकती है, और कोऑर्डिनेट से निकालते हो तो फिर गड़बड़ नहीं होगी साइन की, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा, हेलो, क्लियर हो गया, कोई डाउट है इस पे, हेलो बोलो जल्दी से, कोई डाउट है क्या, नो सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, चलिए, यस सर। ओके। Now page number 3, ठीक है, तो समझ गए इसका स्ट्रेट लाइन में स्लोप कैसे निकालना। हाँ, अगर आपको ये ऐसा दिया हुआ है तो ये तो डायरेक्ट आप बता दोगे, जैसे मान लो एक और एग्जांपल है, अगर ऑलरेडी एंगल दिए हुए, जैसे यहाँ पे टी ले लिया मैंने, यहाँ पे भी ले लिया मीटर पर सेकंड में, और ये टी ले लिया मैंने सेकंड में, और 2 स्ट्रेट लाइन के ग्राफ ऐसे दिए हुए और डायरेक्ट एंगल दिया हुआ, जैसे इसका एंगल 30 डिग्री का है, ये बॉडी ए के लिए है, और ये एंगल मान लो 60 डिग्री का, ये बी के लिए है,
So what is the ratio of the slope here? What is the ratio of slope? Ratio of slope क्या आएगा बताओ जरा। m1 अपॉन m2, तो डायरेक्ट यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा a अपॉन tan थीटा b। तो यहाँ पे tan थीटा a मतलब कितना डिग्री, 30 डिग्री, और ये कितना हो गया tan 60 डिग्री। tan 30 कितना होता है बेटा, 1 1 by root 3 and it is root 3 and what is the answer 3। अब इसमें अगर आप डायरेक्ट एंगल देख रहे हो स्लोप के लिए, बेसिकली यहाँ पे जैसे अगर मैं m1 लूं, m1 मतलब ये किसकी स्लोप है, ये a की है और ये b की स्लोप है यहाँ पर, ठीक है। जैसे ma अगर लेता हूं मैं, तो इट इज tan थीटा a, तो tan 30 डिग्री ये यूनिटलेस क्वांटिटी है ना, tan 30 इज यूनिटलेस क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में वेलोसिटी और टाइम के बीच में ये ग्राफ प्लॉटेड है, तो ये यूनिटलेस नहीं रहेगा, ये इसकी यूनिट आएगी, है ना। इट इज नॉट अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इट हैव सम यूनिट, इट हैव सम यूनिट। क्योंकि अगर आप 30 डिग्री भी देख रहे हो, है ना, ये मान लो ये पॉइंट मैंने m ले लिया, ये पॉइंट O है, तो ये tan 30 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, इट इज am अपॉन ON, है ना। और am किस में आएगा, ये रहेगा मीटर पर सेकंड में, इट इज इन मीटर पर सेकंड, इज इट क्लियर, एंड इट इज इन सेकंड। तो ओवरऑल जो आंसर बनेगा आपका, इट इज 1 by √3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द आंसर। तो ये एक और गड़बड़ी हो जाती है, तो ये आपको बहुत संभल के चलना है, क्योंकि मैथ्स में आपको यूनिट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिजिक्स में आपको यूनिट की भी जरूरत होती है। तो स्लोप लिखते टाइम आपको ये केयरफुल रहना है, ठीक है। स्लोप लिखते टाइम आपको ये इतना केयरफुल रहना है कि आप यूनिट की गड़बड़ी ना करो यहाँ पे, क्लियर बेटा। स्लोप लिखते टाइम आप लोग यूनिट की गड़बड़ी ना करो, है ना, समझ गए कि नहीं। क्योंकि फिजिक्स में हमें स्लोप यूनिट भी बहुत जरूरी है, जबकि tan कैसा होता है, यूनिटलेस है। तो अगर आपको सिर्फ बॉडी ए के लिए निकालना और एंगल दिया हुआ है, तो फिर तो वहां पे यूनिट आ रही है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट बन रही है, समझ गए। हेलो, Yes, sir. yes sir ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए। Yes. कोई डाउट अभी इस पे, कोई डाउट, ठीक है मैं मिटाता हूँ इस पेज को, आगे आते हैं हम लोग पेज नंबर 4 पे। तो ये तो हो गए अभी स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ्स आपके। नाउ दिस इज पेज नंबर 4। अभी एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अभी यहाँ पे, इसकी आपको स्लोप बताना कैसे लगेगी। इधर पे आपने t ले लिया मान लो, और इधर पे आपने ले लिया a मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर d मीटर पर सेकंड, और ये ग्राफ ऐसा कुछ बन रहा है। वन सेकेंड, 2 सेकेंड, ठीक है, 10 and 20, ये 2 पॉइंट दिए यहाँ पे। इसकी स्लोप क्या है, नेगेटिव या पॉजिटिव, इसकी स्लोप नेगेटिव है या पॉजिटिव, बताओ जरा। नेगेटिव नेगेटिव है या पॉजिटिव, यस इट हैव नेगेटिव स्लोप, है ना। तो इसको कोऑर्डिनेट से अभी आप कंफ्यूज नहीं होना, अगर क्लॉकवाइज एंगल देखते हो आप तो ये नेगेटिव रहता है, क्लॉकवाइज सेंस पे, है ना, नेगेटिव आता है, तो इसकी स्लोप नेगेटिव। मान लो ये कोऑर्डिनेट ए और ये बी है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप tan थीटा मतलब स्लोप की अगर आप बात करोगे, इट इज y2 minus y1 upon x2 minus x1, इट इज v2 minus v1 upon t2 minus t1। तो यहाँ पर जो स्लोप आ रही है, ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो गया, यहाँ पे a वाला कोऑर्डिनेट कितना हो गया, इट इज 1, -10, इज इट क्लियर, 1, -10, और ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया 2, -20। तो व्हाट इज v2 here, -20 minus of -10 whole divided by 2 - 1
and after solving it comes out to be -10 plus -20 upon +10 divided by 1, और ये है बेटा मीटर पर सेकंड में डिवाइडेड बाय सेकंड, सो ओवरऑल आंसर इज -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, समझ गए ये वाली स्लोप कैसे निकाल दी हमने, ये स्लोप समझ गए? हेलो, Yes, sir. ओके Yes. ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का। तो आई थिंक आप लोग अब स्लोप से फैमिलियर हो गए कि कैसे नेगेटिव स्लोप बन रही, कैसे पॉजिटिव। तो अच्छा, इससे क्वाड्रेंट से कोई फर्क पड़ रहा है क्या कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनना चाहिए था कि फोर्थ में बनना चाहिए, ऐसा कोई फर्क पड़ रहा है क्या स्लोप को देखने पे? हेलो, तो आप क्वाड्रेंट सिस्टम से कैलकुलेट करो आपको, या कोऑर्डिनेट लेके कैलकुलेट करो, फार्मूले में वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करो, कभी भी गड़बड़ नहीं होगा आपका। जो प्लस माइनस में मिस्टेक होती है वो मिस्टेक आपकी नहीं होंगी। ठीक है, समझ गए? हेलो, बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? Yes, sir. Yes, sir. तो ग्राफ से इक्वेशन कैसे बनाते हैं ये भी आप लोग समझ गए ना, कि ग्राफ से इक्वेशन कैसे लिखते हैं। इक्वेशन दी है तो ग्राफ कैसे प्लॉट होता है। अब हम लोग आते हैं पैराबोलिक इक्वेशन पे, पैराबोलिक इक्वेशन और फिर उसके ग्राफ हम लोग देखेंगे। पैराबोलिक इक्वेशन एंड देयर ग्राफ्स, ये तो हो गया आपका स्ट्रेट लाइन का। अभी पैराबोलिक वाली जो इक्वेशंस बनती हैं उनके ग्राफ क्या है ना। पेज नंबर 5 पे हम लोग आते हैं अभी, पैराबोलिक इक्वेशन एंड देयर ग्राफ। पैराबोलिक इक्वेशन ध्यान देना, पैराबोलिक इक्वेशन इस तरह से बनती बेटा, y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a is not equals to 0 and a b c are constant, है ना। ये इस तरह के फॉर्मेट की जो इक्वेशन रहती हैं ये पैराबोलिक इक्वेशन है। बट इससे आपको डायरेक्टली समझ नहीं आएगा रियल इक्वेशन कहां से लिखते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल लिखा मैंने। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए और ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। तो यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे इट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, पूरा नहीं लिखा, शॉर्ट फॉर्म में लिखा। और ये क्या है यहाँ पे, इट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, क्लियर हो गया। और ए बी क्या है यहाँ पे, ए बी सी कॉन्स्टेंट है और ए 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर मान लो ए 0 के इक्वल हो गया तो ये टर्म गायब हो गया आपका। फिर इक्वेशन क्या बनी, y इक्वल्स टू bx प्लस c बन गई है। तो y इक्वल्स टू bx प्लस c किसकी इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन जाती है ना। तो यहाँ पे जो पावर है वो 2 आना चाहिए, हाईएस्ट पावर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। तो हम बोलेंगे कि ये पैराबोलिक है यहाँ पे, है ना। तो अभी इसमें आप बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हो, जैसे y इक्वल्स टू x स्क्वायर, पैराबोला है कि नहीं, ये पैराबोला है या नहीं, कंपेयर कर लो। तो इट इज 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, हाँ या ना। क्योंकि b और c कांस्टेंट यहाँ पे 0 है। तो ये कौन सी इक्वेशन यहाँ पे, ये जो इक्वेशन लिखा हूं मैंने, दिस इज अ वेरी सिंपल पैराबोला, सबसे सिंपल पैराबोला है। अच्छा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ अगर आप देखोगे इसका, देखो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू कितने आएगी, 0। x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी, है ना। ऐसे ही x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू +1, x की वैल्यू -2 पे y की वैल्यू +4, x की वैल्यू -3 पे y की वैल्यू +9। यस, तो अगर हम बेटा ग्राफ प्लॉट करें, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते ग्राफ प्लॉटिंग में, इसको फ्री हैंड ज्वाइन करना होता है, स्केल से ज्वाइन नहीं करना। अभी बताता हूँ, मैं कोऑर्डिनेट लिखता हूँ पहले। नाउ इट इज 1 2 एंड 3। क्योंकि ये बहुत तेजी से ऊपर बढ़ता है इसलिए मुझे उतने कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत तेजी से ऊपर उठता है ये, इसलिए
ठीक है, अभी देखो x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू भी 0, एक कोऑर्डिनेट हो गया, 1 पे 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 है ना। 2 पे कितनी आ रही वैल्यू बेटा इसकी 4, और 3 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 9, और 4 पे 16, बहुत जल्दी ऊपर पहुंच गया ये, है ना, ये 1, और 2 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 4, और -3 पे भी वैल्यू कितनी आ रही है इसकी 9, है ना। ये कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिए। अब इनमें आपको स्केल से ज्वाइन नहीं करना है, आपको कैसे ज्वाइन करना है, इनको फ्री हैंड ज्वाइन करना है। फ्री हैंड, जैसे ये मैं ज्वाइन कर रहा हूं, ये फ्री हैंड ज्वाइनिंग होती है, ठीक है, दिस इज द फ्री हैंड ज्वाइनिंग। ये आ गया बेटा यहाँ पे पैराबोला का ग्राफ इसका, मतलब ये जो इक्वेशन है यहाँ पे इस ग्राफ की, ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की इक्वेशन है, समझ गए ना, ये पैराबोलिक ग्राफ है। इस ग्राफ को आप बोलोगे पैराबोला, एंड दिस इक्वेशन इज वेरी सिंपल पैराबोला हियर, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है, समझ गए। हेलो, समझ गए या नहीं, कोई डाउट इस पे? नो सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, ये मैंने नहीं लिखा हूं कि ये जो कांस्टेंट ये हमेशा प्लस रहेगा, ये माइनस में भी हो सकता है भाई। ये जो कांस्टेंट लिखा हूं ए, ये जरूरी नहीं कि प्लस में हो, बस कांस्टेंट है, एंड दिस कांस्टेंट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। तो ये ग्राफ मैंने प्लॉट किया, ये समझ में आ गया आपको इसका ग्राफ कैसे बना है, ग्राफ कैसे बना है, समझ गए। कोई डाउट ग्राफ में कैसे प्लॉट किए हमने, है ना, समझ गए या नहीं, जल्दी बताओ, ग्राफ प्लॉटिंग समझ गए इसकी? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। अब इसका फिजिक्स में कहाँ पे यूज दिखेगा आपको, ये पैराबोलिक ग्राफ्स का, है ना। देखो फिजिक्स में किस तरह से इनके यूजेस दिखेंगे, इस तरह के ग्राफ पे आते हैं अपन लोग। मिटा दो इस पेज को, स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? इनको कभी भी स्केल से ज्वाइन नहीं करना, फ्री हैंड ज्वाइन करना है इनको। पेज नंबर 6 आप लोग देखो, अगर फिजिक्स में हम लोग देखें इन ग्राफ को, इसका एग्जांपल ले लें हम लोग। फिजिक्स में आप लोग इस इक्वेशन को जानते हैं ना, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जानते हो कि नहीं इस इक्वेशन, है ना। s इक्वल्स टू व्हाट इज हियर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज t टाइम, व्हाट इज u इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट इज a हियर Acceleration. एक्सीलरेशन। इफ मैंने मान लिया कि इनिशियल वेलोसिटी सपोज 2 है यहाँ पे, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड है, और एक्सीलरेशन इज सपोज, इसको कितना ले लूं मैं, चलो इट इज 1 मीटर पर सेकंड एंड इट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी गिवन बाय 1 into t प्लस, एक्चुअल में पूरा लिखना पड़ता है 1 मीटर पर सेकंड इंटू t प्लस 1/2 इंटू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू t स्क्वायर, ठीक है। तो आफ्टर सॉल्विंग ये कितना बचेगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन विल बी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू t प्लस 2 से 2 कट गया, इट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी हाँ, ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये पर सेकंड इंटू कितना आ जाएगा टी स्क्वायर, और अगर सिंपल मैथमेटिकली देखोगे तो इट इज टी प्लस टी स्क्वायर जैसा बन गया ये। और अगर हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करें ओनली फॉर टी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तो टी की वैल्यू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 प्लस 0 का स्क्वायर एंड इट इज 0, फिर t की वैल्यू 1 पुट कर दो तो डिस्प्लेसमेंट 1 प्लस 1 का स्क्वायर इट इज 2, और t की वैल्यू 2 पुट कर दोगे, 2 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, हाँ या ना। और फिर t की वैल्यू 3 कर दो, तो t की वैल्यू अगर आप 3 पुट कर देते हो तो डिस्प्लेसमेंट 3 प्लस 3 का स्क्वायर इट इज 12। सो लुक एट द ग्राफ हियर, इधर पे टाइम t ले लूं मैं, इधर पे डिस्प्लेसमेंट ले लूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्सेट्रा इधर आ जाएगा, 1 2 3 4 5 ऐसा, है ना। तो ग्राफ इसका अगर देख रहे हो, थोड़ी सी गैप में यहाँ पे बाहर के ले लेता हूँ, ठीक है।
ग्राफ कैसा बन रहा है, इसका नेचर कैसा दिखेगा आपको। देखो टी की वैल्यू 0 पे तो 0 आ गया आंसर, फिर 1 पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और 2 पे कितना हो गया, फिर 2 पे हो गया ये 6, और 3 पे कितना हो रहा है, 3 पे हो रहा है 12, तो 12 तक तो यहाँ पे बने ही नहीं है कोऑर्डिनेट अपना, और ऊपर तक चला जाएगा, है ना। तो अगर आप इसको रफली ड्रॉ करते हो, अगर आप इस ग्राफ को रफली ड्रॉ करते तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनता जाएगा आगे, आया ना। Yes. समझ गए कि नहीं। तो आगे आगे आपको जरूरी नहीं है कि इस तरह से वैल्यू पुट कर करके ग्राफ बनाना है, आपको डायरेक्ट ग्राफ का नेचर, भाई इक्वेशन कैसी दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको उसका नेचर पहचानते बनना चाहिए, है ना। समझ गए कि नहीं। इक्वेशन से ही हम लोग बता सकते हैं कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो ये ग्राफ कैसा है, यहाँ पे दिस ग्राफ इज पैराबोलिक हियर, तो ये ग्राफ पैराबोलिक है क्योंकि इक्वेशन s इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस t के फॉर्म पे, और इसका नेचर कैसा होगा यहाँ पे, इट इज ऑफ पैराबोलिक। समझ गया बेटा, समझ गए कि नहीं। हेलो, Yes, sir. Yes. ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए। तो ये स्टडी समझ में आ रही है, पैराबोलिक ये हो गया आपका, है ना। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, अगर इक्वेशन थोड़े अलग फॉर्म की आती है, मिटा रहा हूँ इस पेज को मैं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। पेज नंबर 7, इनके ग्राफ कैसे बनेंगे, 1/x वाले ग्राफ कैसे बनेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम लोग इसको बोलते हैं। हाइपरबोलिक, तो y अगर प्रोपोर्शनल है x के, या y अगर प्रोपोर्शनल है 1/x स्क्वायर के, तो इनका जो ग्राफ का नेचर है वो हाइपरबोलिक हो जाता है। तो हम लोग ये ग्राफ प्लॉट करते हैं यहाँ पे, जैसे y इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करें, देखो x की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो y इक्वल्स टू 1/0 मतलब इंफिनिटी हो जाएगा। x की वैल्यू अगर मैं 0.1 ले लूं तो y की वैल्यू 1/0.1 मतलब 10 होगा। x की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूं तो y की वैल्यू 1/1 इज 1, है ना। फिर x की वैल्यू अगर मैं 10 लेता हूं बेटा तो y की वैल्यू 1/10 मतलब दिस इज 0.1, और x की वैल्यू मैं अगर इंफिनिटी ले लूं तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, अगर मैं x की वैल्यू इंफिनिटी ले लूं तो 1/इंफिनिटी इज 0, है ना। हाँ, तो इसका ग्राफ देखो जरा कैसा बन रहा है, मतलब एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो रही है, यहाँ पे एक क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो दूसरी रिड्यूस हो रही है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये। तो अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, इधर पे y लिया मैंने और इधर पे x एक्सिस ले लिया, ये वैल्यू 1 1, फिर यहाँ कहीं पे 10 ले लूं मैं तो इट इज नाउ 10, और यहाँ कहीं पे 0.1 है, ये 0.1 है। ठीक है, चलो देखते हैं अपन लोग। तो सबसे पहले x की वैल्यू 0 बाद में देखेंगे, x की वैल्यू 0.1 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही, 10 आ रही है, मतलब एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा इसका, है ना। समझ गए कि नहीं। फिर x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 1 आ रही है। फिर x की वैल्यू 10 पे y की वैल्यू कितनी पहुंच गई है, 0.1 पहुंच गई, और x की वैल्यू इंफिनिटी कर दोगे तो ये 0 हो जाएगी। अगर हम इस ग्राफ को फ्री हैंड ज्वाइन कराएं तो ये जो ग्राफ है ना ये इस तरह का बनता जाएगा ऐसा। So this kind of graph is hyperbolic graph। आप इसको थोड़ा और सिस्टमेटिक बनाना चाहें तो ये इस तरह से बना सकते हो, इधर पे x एक्सिस इधर पे y एक्सिस, ये ग्राफ ऐसा आ गया, ये y प्रोपोर्शनल टू 1/x का ग्राफ है। और अगर x स्क्वायर वाला टर्म अगर आपका आता है तो वो थोड़ा और स्टीप हो जाएगा, है ना।
थोड़ा और स्टीप हो जाएगा। 1/x² का ग्राफ भी नेचर इसी तरह का आएगा, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा स्टीप हो जाएगा। तो ये वाला ग्राफ हो जाएगा y प्रोपोर्शनल टू 1/x² का, और 1/x का थोड़ा कम स्टीप वाला रहेगा, और 1/x² का और ज्यादा स्टीपनेस हो जाएगी। समझ गए? तो ये ध्यान रखना इसके नेचर को। तो जरूरी नहीं है कि हम लोग हर बार वैल्यू पुट कर करके ग्राफ प्लॉट करें। ये जरूरी नहीं है बेटा कि आप लोग हर बार वैल्यू पुट करो और फिर ग्राफ प्लॉट करो। समझ गए? हेलो, जरूरी नहीं है कि हर बार आप ग्राफ प्लॉट करो और वैल्यू पुट करो। ठीक है, आपको नेचर पहचानते आना चाहिए कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। जैसे 1/x या 1/x के टर्म का कोई इक्वेशन आ रही है तो उसका ग्राफ इस तरह से बनेंगे। हाइपरबोलिक वर्ड यूज करते हैं इनके लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या सर? यस पेज नंबर 8 पे आते हैं हम लोग अब। एलिप्स, पेज नंबर 8 आते हैं अभी। इलिप्स, और इलिप्स का स्पेशल केस होता है सर्कल। इलिप्स, ठीक है, देखो इलिप्स कैसे ड्रॉ कर सकते हो पता है कि नहीं? इलिप्स अगर आपको ड्रॉ करना है तो घर में ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं? इलिप्स कैसे ड्रॉ करोगे? घर में अगर आपको इलिप्स ड्रॉ करना है तो इलिप्स में ना दो फोकस होती है। ये सपोज y एक्सिस है, ये सपोज x एक्सिस है। सो देयर आर टू फोकस f1 एंड f2। ठीक है, दो फोकस होती है। इलिप्स अगर आपको घर में ड्रॉ करना है ना तो मैं एक तरीका बताता हूँ इलिप्स ड्रॉ करने का। देखो किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं इलिप्स को। दो खीले लेना पतले पतले से, है ना, जमीन पे मत गाड़ देना, मम्मी डांटेगी। कार्डबोर्ड पे या फिर बिस्तर पे पिन लगा देना, और इसको क्या करना, अगर ये दोनों एंड को ऐसे लेके घुमाओगे तो कौन सा शेप ट्रेस होगा? ऐसा सर्कल। और अगर इसको थोड़ा सा गैप रख दो यहाँ पे, ये दो फोकस बना दिया आपने, ये दो थोड़ा सा गैप अगर आपने रख दिए यहाँ पे, अब घुमाओगे सर्कल बनेगा कि कुछ और शेप बन जाएगा? सर कुछ भी और शेप बन सकता है। नहीं, तो अब जो शेप बनेगा ना वो इलिप्टिकल शेप बनेगा फिर, है ना। तो इलिप्टिकल शेप इस तरह से बनेगा, ध्यान देना, ये ऐसा शेप जनरेट हो जाएगा फिर उसको। समझ गए? दिस शेप इज इलिप्टिकल शेप। और इस पे ये जो पॉइंट हो गया इट इज a,0, ये पॉइंट हो गया मान लो -a,0, ये पॉइंट हो गया 0,b, ये पॉइंट हो गया 0,-b। और सर तो मतलब एलिप्स का एक मतलब होता है क्लोज्ड कर्व फिगर। हाँ, क्लोज्ड कर्व है ये। इसको बोलेंगे अपन मेजर एक्सिस। और ये वाले साइड पे क्योंकि डिस्टेंस कम है तो इधर ये वाला जो एक्सिस कहलाएगा ये कहलाएगा इसका माइनर एक्सिस, है ना। और सपोज यहाँ कहीं पे कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई हैं, तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या आती है यहाँ पे? इक्वेशन ऑफ इलिप्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स होती है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1। सो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। और इलिप्स से ही स्पेशल केस अगर अपन बना दे तो सर्कल बनता है। सो इफ a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू सपोज r, तो x² अपॉन r² प्लस y² अपॉन r² is equals to 1, तो x² plus y² equals to r²। ये जो इक्वेशन होती है बेटा, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो एलिप्स का ही स्पेशल केस सर्कल बनता है। ठीक है, ध्यान रखना, एलिप्स का स्पेशल केस सर्कल होता है। और सर्कल की इक्वेशन क्या है? x² plus y² is equals to r²। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, समझ गए? हेलो, समझ गए क्या? यस यस सर। सर सर नहीं समझा।
एलिप्स कैसे ड्रॉ करना ये समझ गए। दो फोकस रखे हमने, F1 और F2 क्या है, दो फोकस है ना। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसमें समझने का कुछ नहीं, ये याद रखने वाली बात है यहाँ पे कि भैया जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y = mx + c, वैसे ये एलिप्स की इक्वेशन होती है, ठीक है। और a और b क्या है यहाँ पे, ये मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस हो जाएगा 2a और माइनर एक्सिस हो गया यहाँ पे 2b। तो a और b ये अलग इस डायरेक्शन के कांस्टेंट है। और F1 F2 क्या है यहाँ पे, F1 एंड F2 आर टू फोकस। और अगर फोकस को कॉमन कर दो तो कौन सा क्या ड्रॉ हो जाएगा, कौन सा शेप ड्रॉ हो जाएगा, सर्कल। हाँ, तो आप घर में क्या कर लो, एक धागा ले लो ऐसा और पिन ले लो और फिर उनको ऐसे यहाँ पे लगा दो, ऐसे इस तरह से। और फिर इसके बाद आप अगर यहाँ से इसको खींच दोगे तो कौन सा शेप ट्रेस हो जाएगा, एक साथ रखोगे तो सर्कल बन जाएगा। और थोड़ा सा गैप लगा के यहाँ पे इनको फिक्स कर दोगे तो कौन सा शेप जनरेट हो जाएगा, इसमें पे कौन सा शेप बन जाएगा, ये जो मैंने बनाया ना अभी, ये वाला शेप बन जाएगा ये, ठीक है। समझ गए, हेलो, समझ गए कि नहीं, बोलो जल्दी से। यस सर। हाँ, और अगर ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर बराबर हो गए, ए और बी की वैल्यू सेम हो गई, तो कौन सा स्ट्रक्चर जनरेट हो जाएगा, सर्कल। समझ गए सर्कल कैसे बनेगा, हेलो। हाँ सर। हाँ, तो एलिप्स का स्पेशल केस सर्कल होता है, ध्यान रखना, एलिप्स का स्पेशल केस सर्कल बनता है, ठीक है। समझ गए बेटा, कोई डाउट अभी इस पे, कोई डाउट किसी भी बच्चे को?